नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं हरे स्कर्ट वाले पेड़ों के तले इस कहानी संग्रह के साथ उपस्थित हूं। इसकी रचनाकार हैं नीलम कुलश्रेष्ठ। नीलम कुलश्रेष्ठ का जन्म 13 जून 1952 को आगरा में हुआ। रसायन विज्ञान से एमएससी किया है उन्होंने और एक्सपोर्ट मार्केटिंग में डिप्लोमा लिया है, लेकिन उनका परिचय एक लेखिका और पत्रकार के रूप में अधिक है। विज्ञान पर आधारित पुस्तकें और स्त्री विमर्श पर ढेर सारी पुस्तकें लिख चुकी हैं। कई संग्रह आ चुके हैं। यह उनकी कहानियों का संग्रह है और इस संग्रह में नीलम कुलश्रेष्ठ की कुल 10 कहानियाँ शामिल हैं। ये कहानियाँ अलग अलग विन्यास पर हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि पर हैं और इन कहानियों के पात्र एक कामकाजी महिला से लेकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला से लेकर विदेश की स्त्रियों तक है, जिनका अपना मनोभाव, जिनकी अपनी भावभूमि भारत और भारतीयता से जुड़ी है। समय का बदलाव भी इन कहानियों में दर्ज है। पहले मैं उन कहानियों का जिक्र कर दूं जो इस संग्रह में शामिल हैं। जो 10 कहानियाँ शामिल हैं उनमें पकड़ कर चलो तो, दीव के तट पर, कसकता असोनिया, 30 वर्ष पहले की पदचाप, बस एक अजूबा, आर्तनाद, यहाँ पतली गली भी है, एल्यूमनी मीट, जीवन @shutdown.com और हरे स्कर्ट वाले पेड़ों के तले, जो इसका शीर्षक है। ये 10 कहानियाँ शामिल हैं। मैं कुछ कहानियों के बारे में आपको बता दूं। जैसे मैं पहली कहानी पकड़ कर चलूँ तो यह एक तखल्लुस है। पकड़ कर चलो तो एक कामकाजी महिला का कामगार है, झुग्गी झोपड़ी में रहती है। वह सामने वाले फ्लैट में आशा मैडम ने उसको कहा कि मैं सुहानी, इस तरह से वो परिचय देती है और फिर अपने बारे में बताना शुरू करती है कि बम्बई के बांद्रा इलाके में किस तरह से जो बिल्डर्स है वह झुग्गी झोपड़ियों पर कब्जा करना चाहता है और कामकाजी लोगों में ये किस तरह से अपने लोगों को जोड़ती है। यह बताती है कि कहाँ से आई है और किस तरह उसका जीवन संघर्ष है और अपने लोगों को एकत्रित करने के लिए वह क्या क्या करती है और काम के बहाने वह किस तरह से लोगों से संबंध बनाती है अपनी तरह के कामगारों के बीच। और वो कहती है कि भले ही यहाँ पे हम झुग्गियों में रहते हैं, संघर्ष का जीवन जीते हैं, लेकिन हम बिजली पानी किस तरह से लेते हैं और अगर यह बिल्डर हमें पक्का घर भी बना के दे देगा तो उसका मेंटेनेंस के नाम पर, उसकी घेरे के नाम पर, उस भवन में हम किस तरह से, हमारे जैसे लोग किस तरह से संघर्ष करके जिंदा रह सकते हैं। इसलिए रत्नागिरी की सुहानी शिंदे जो है उसके बहाने यह कथा महानगरों में कामकाजी वर्ग के संघर्षों की बात करती है। इसी तरह से जो दूसरी कहानी अगर मैं इसमें से सुनाऊं, बस एक अजूबा, तो ये जो अजूबा है वह कहानी ये है कि बचपन में एक लड़की जो है जो अपने मामा ननिहाल में रहती है और मामा का एक दोस्त आता है और उस लड़की को किताब देता है, दुनिया के 7 अजूबों की किताब। यह छोटी सी बच्ची कल्पना करती है उस किताब को पढ़कर कि किस तरह से दुनिया की ये जो 7 अजूबे हैं वह गढ़े गए होंगे। वह उसे पढ़ते हुए बाकायदा रहस्य की दुनिया में जाती है जो उन अजूबों से जुड़े हुए हैं। उनमें ताजमहल भी होता है। वह कल्पना करती है कि किस तरह से ताजमहल बना होगा और इसके बहाने जो कथानक है कि शाहजहाँ ने उसके कारीगरों के हाथ कटवा लिए थे। फिर वह रोमांचित होती है। वह सोचने लगती है कि किस तरह से मिस्र के पिरामिड्स बने होंगे, किस तरह से बेबीलोन का झूलता हुआ उद्यान बना होगा, किस तरह से चीन की दीवार पर 10 घोड़े दौड़ते रहे होंगे, द लाइट ऑफ अलेक्जेंड्रा कैसे बना होगा और
यूरोप का द स्टार ऑफ जेनम क्या रहा होगा। इस तरह से वह सोचने लगती है और उसके सपनों में ये होता है कि केवल शाहजहां ने ही नहीं बल्कि कोई और भी ऐसा राजा था जिसने अपनी पत्नी के लिए झूलता हुआ उद्यान, हैंगिंग गार्डन बनाया था। वो सोचती है कि आज के दौर में अब तो अजूबे भी बदलने लगे हैं, अब तो उनके ऊपर बाकायदा वोटिंग होती है, लेकिन क्या दुनिया के 7 अजूबों की जो लिस्ट है, जो सूची है, जिसमें पीसा की टेढ़ी मीनार है, लाइट ऑफ अलेक्जेंड्रा है, मिस्र के पिरामिड्स हैं, बेबीलोन के झूलते उद्यान हैं, क्या आजकल की लड़कियां उस तरह की कल्पना कर पाएंगी? और इस तरह से वह सोचते हुए वह सोचती है कि जो इंटरनेट का युग है, जो भूमंडलीकरण है, जो तेज़ रफ्तार भागती ज़िंदगी है, वह उन संवेदनाओं को नहीं ला सकती जो उसे अपने मामा के दोस्त से मिली हुई किताब में मिला था। और उस किताब को देने वाला आदमी जो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, उस दौर में ME करने के दौरान अपने हॉस्टल में बिजली के पंखे से जलकर जिसका देहांत हो गया था, बिजली के पंखे से जो करंट लगा था उससे। आखिरी कहानी जो है वह ये है कि एक हरे स्कर्ट वाले पेड़ों के तले एक ब्रिटेन की HR हेड मुंबई में अपने आखिरी समय में जब वो जा रही होती है 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद वापस लौट रही होती है ब्रिटेन, तो वो इस नायिका को कहती है कि तुम चलो, मैं तुम्हें दक्षिण की एक जगह ले जाती हूँ। वो कहती है ये क्या है? वो सबको उपहार भी दे चुकी है ब्रिटिश महिला। वो कहती है नहीं, मैं जाने से पहले एक काम खत्म करना चाहती हूँ। और वह तमिलनाडु के पहाड़ों पर एक हिल स्टेशन पर एक ऐसे एकांत जगह पर ले जाती है जहाँ पे बड़े बड़े दुनिया के बड़े लोग चित्र टंगा हुआ है कि यहाँ प्रिंस चार्ल्स भी आए थे, सऊदी अरब के किंग भी आए थे, दूसरे लोग भी आए थे। प्रकृति की घटाओं के बीच वह सोचने लगती है कि आखिर ये जो इतना शांत वातावरण में, प्राकृतिक परिवेश में जो जगह है, आखिर इसके परिवार के लोगों ने इस रिसॉर्ट को क्यों छोड़ा होगा। और वह कल्पनाओं के बीच घूमती रहती है और देखती है कि जिसने इस रिसॉर्ट को बनवाया था उसकी अपनी कहानी उसके सामने घूमती है कि किस तरह से पुर्तगीज़, एंग्लो पुर्तगीज़ परिवार यहाँ पे था और उनकी एक खूबसूरत लड़की थी और उस खूबसूरत लड़की ने एक प्रेम किया था ब्रिटिश व्यापारी से, और किस तरह से वो शराब के नशे में और दूसरी स्थानीय औरतों के बीच में फंस जाता है और वो लड़की 40 की उम्र में अपने को अकेलापन महसूस करती है और बाद में वह दूसरे किसी से जो पादरी के पास जाती है, वो पादरी उम्र में उससे छोटा होता है। 40 की उम्र में वो अकेलापन फील करती है, 60 की उम्र में वो उस पादरी के पास जाती है और अपने से छोटी उम्र के पादरी के साथ संबंध में हो जाती है। और वह पति जो वहाँ की स्थानीय लड़कियों रोज़ अय्याशी करते हुए जो बीमार हो जाता है और मद्रास में अपना इलाज करा रहा होता है, उस दौर के मद्रास में आज चेन्नई है, और वह अपनी पत्नी के इस संबंध को अपना नहीं पाता। और जिस दिन उस लड़की का बर्थडे होता है, वह पादरी पता नहीं चलता है, आता नहीं है समय पर, वो लड़की एकाकीपन में हो जाती है। और उसी लड़की की जो लड़की होती है वो शायद ये लड़की थी जो अपना आखिरी काम में इसको लेके जाती है। तो इस तरह से ये कहानियाँ आपके मन को, आपकी संवेदना को, जीवन के हर पड़ाव को, चाहे वह आधुनिक हो, चाहे वह गाँवी हो, चाहे वह शहरी हो, चाहे वह जो भी समाज हो, स्त्री मन की संवेदना को, उसके साहस को, उसके संघर्ष को प्रेरित करने वाली कहानियाँ हैं। अगर आप अच्छी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो इस संकलन को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसे इंडिया नेट बुक्स ने प्रकाशित किया है। मूल्य इसका 250 रुपये है और पृष्ठ संख्या इस संकलन में 124 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकें चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूँगा। धन्यवाद।